हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिव्या वालिया और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। पहले भी मैं आपको बच्चे इस चैप्टर की फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पढ़ा चुकी हूँ और ये है हमारा पार्ट नंबर 3rd। पहले मैंने आपको दो तरह की इन्फेक्शंस के बारे में बताया था। फर्स्ट है आपकी वायरल इन्फेक्शन, सेकंड थी आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आज मैं आपको थर्ड टाइप ऑफ इन्फेक्शन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, जो है फंगल डिजीज या फंगल इन्फेक्शंस। मेनली इसमें हम रिंग वॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही कॉमन है ये, आपको पता भी होगा इसके बारे में इवन। तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या रहता है बच्चे? मेनली फंगल डिजीज में क्या होता है, जो कॉजेटिव एजेंट मेनली फंगस ही होगा। तो ये हमारे पास फंगस हैं जो रिंग वॉर्म को फैलाती हैं। तो क्या है ये? ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, ये दो तरह की फंगस रहती हैं जो कि कॉजेटिव एजेंट होता है रिंग वॉर्म का। ठीक है, आगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की मैं बात करूंगी बच्चे। तो मेनली मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये एक्चुअली, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है रिंग वॉर्म से, अगर आप उसकी कॉम्ब यूज़ कर लेते हो, उसका टॉवल यूज़ कर लेते हो, तो वो क्या होता है, वही डिजीज़ क्या होता है, एक हेल्दी पर्सन को भी हो जाती है। इसलिए अगर सुना भी होगा मेनली किसके टॉवल या किसी की कॉम्ब वगैरह हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके मोड ऑफ ट्रांसमिशंस। ठीक है, मेनली सिम्टम्स बच्चे हर डिजीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपको एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। तो मेनली आपने देखा होगा उसके सिम्टम्स में आता है, जैसे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको बहुत ज़्यादा ईचिंग रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा बियर्ड होती है जैसे मेल्स में, तो उनके वाइट सा कुछ फंगल सा आ जाता है, वो बार बार ईचिंग करते हैं। मतलब जिस भी पार्ट में होगी वहाँ पे ईचिंग होगी, रेडनेस होगी। राइट, क्या क्या होगी? ईचिंग होगी, रेडनेस होगी। राइट, तो मेनली इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं इसमें, कि कोई पर्सन है जिसने शूज़ बहुत ज़्यादा, वो शूज़ 24 घंटे, मैं बोलूँ मतलब 18 घंटे पहन के रखता है। तो क्या होता है इसमें कि मेनली मॉइस्चर में ये रिंग वॉर्म होने के चांसेस होते हैं मेनली, और हीट, जितनी ज़्यादा बॉडी में हीट रहेगी, कोई चीज़ दबी रहेगी, तो रिंग वॉर्म होने के मेनली ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो शूज़ पहनता है तो उसको पसीना पड़ेगा, पसीना क्या है, मॉइस्चर है, तो रिंग वॉर्म होने के चांसेस होंगे। या फिर वो हीट पैदा होती रहेगी तो उससे भी क्या होते हैं, इसको फैलाने के चांसेस होते हैं। मेनली आपने देखा होगा फिंगर्स में बीच बीच में रेडनेस हो जाती है, या फिर हमारे जो पैर होते हैं शूज़ में बंद रहते हैं, वहाँ पे भी कुछ वाइट कलर की फंगल इन्फेक्शन आपको दिखती है, रेडनेस दिखती है, बहुत ईची रहता है वो एरिया, तो वो क्या आता है, रिंग वॉर्म में आता है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली बात हम करेंगे हेलमिंथिस डिजीज। ठीक है, जो हेलमिंथिस डिजीज है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो फर्स्ट आएगा आपका एस्केरियासिस। तो बच्चे जो एस्केरियासिस का पॉजिटिव एजेंट रहेगा वो रहेगा एस्केरिस, इतना आपको पता लग गया। और ये मेनली जो इन्फेक्शन रहती है बच्चे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की रहती है। एस्केरियासिस किसकी रहती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन रहती है। राइट, अब इसमें इसके सिम्टम्स में अगर आपको बताऊं तो इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं बच्चे? मेनली एस्केरियासिस में क्या होता है कि आपको फीवर रहता है। क्या रहता है? आपको फीवर रहता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पैसेज में ब्लॉकेज आ जाती है। किस में ब्लॉकेज आ जाती है? इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज आ जाती है, आप मेनली बोल सकते हो। राइट, तो ये इसके मेन सिम्टम्स रहते हैं एस्केरियासिस के। वही मैं आपको इसकी सेकेंड डिजीज की बात करूं, वो है एलिफेंटियासिस। कौन सी डिजीज है? एलिफेंटियासिस। अब इसका पॉजिटिव एजेंट क्या रहेगा बच्चे? इसका पॉजिटिव एजेंट रहेगा ब्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी। ये आपको एज पॉजिटिव एजेंट्स को लर्न करना पड़ेगा विद स्पेलिंग्स। कौन कौन सा? ब्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी की वजह से ये होता है। मेनली इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे रहती है? और बच्चे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। कौन फैला ट्रांसमिशन क्या रहेगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। अब इसमें होता क्या है, इसके सिम्टम्स की बात करूं तो सिम्टम्स में क्या होता है कि जो पर्सन है, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका जो लोअर लिम्ब होता है, मेनली उसका लिम्फेटिक वेसल का जो लोअर लिम्ब होता है, मतलब लोअर लिम्ब में क्या होती है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सूजन आएगी। मतलब इस बीमारी का नाम एलिफेंटियासिस इसलिए रखा है, बिल्कुल अगर आप इमेज देखोगे, ठीक है, आप गूगल भी कर सकते हो, जब इमेज देखोगे तो पर्सन की जो लोअर लिम्ब होते हैं वो बिल्कुल एलिफेंट की तरह इतने बड़े बड़े फूल जाते हैं। ठीक है, और मेनली क्या करता है, वो जेनिटल ऑर्गन को भी क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। राइट, क्यों इफेक्ट करता है? क्योंकि ये मेनली कनेक्टेड रहता है आपके लोअर लिम्ब के साथ। अगली हम पढ़ेंगे प्रोटोजोल डिजीज। इसमें सबसे पहले आती है हमारी
अमीबॉयसिस। कौन सी? अमीबॉयसिस। इसका कॉजेटिव एजेंट का नाम क्या है बच्चे? एंटाअमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है? एंटाअमीबा हिस्टोलिटिका। मेनली ये फैलती कैसे है? मेनली हाउस फ्लाइज से फैलती है। हाउस फ्लाइज आएंगी, किसी नॉर्मली हमारे फूड को कंटामिनेट कर देंगी या वाटर को कंटामिनेट कर देंगी, और जब कोई नॉर्मल पर्सन पिएगा तो वो क्या होगा? वो भी इन्फेक्शन ले लेगा। सो मेनली बच्चे ये जो डिजीज होती है हमारी अमीबॉयसिस, ये कौन सी किस पार्ट की डिजीज होती है? ये होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की। किसकी? लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बच्चे? मेनली क्या होता है? पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और जो उसका स्टूल होता है वो ब्लड और म्यूकस के साथ क्या होता है? बॉडी से रिलीज होता है। सो मेनली इसके पर्सन जो क्या करता है? बहुत ज़्यादा वीक फील करता है। ठीक है, उसको क्या होता है? पेन भी फील होती है, क्रैम्प्स भी क्या होते हैं? उसको फील होते हैं। तो ये आएगा मेनली अमीबॉयसिस में। वही मैं सेकंड डिजीज की बात करूंगी बच्चे, वो है मलेरिया। कौन सा? मलेरिया। तो मलेरिया की जो कॉजेटिव एजेंट है बच्चे वो क्या रहेगा? वो रहेगा प्लाज्मोडियम। क्या रहेगा? प्लाज्मोडियम। सो बच्चे प्लाज्मोडियम भी क्या होते हैं? हमारे पास 3 तरह के हैं। एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, राइट, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, एंड थर्ड रहेगा प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरियम। जो फेल्सीपेरियम है बच्चे, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा डेंजरस रहता है, राइट। और तो इसकी हम मेनली मैं आपको लाइफ साइकिल की बात करूंगी बच्चे। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो इसमें इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले मॉस्किटो आएगी, वो आ गई और उसने क्या किया? हेल्दी पर्सन को बाइट कर लिया। क्या कर लिया? हेल्दी पर्सन को बाइट कर लिया। इसमें एनोफिलीज मॉस्किटो लेते हैं हम मेनली। ठीक है, तो वो क्या करेगी? जब उसने बाइट कर लिया तो क्या होगा? जो उसके पास क्या करेंगे वो फिर जब उसको बाइट कर लेगी तो प्लाज्मोडियम कहाँ तक पहुंच जाता है? वो लिवर तक पहुंच जाता है। किसके? हेल्दी पर्सन में। ठीक है, वहां तक पहुंचने के बाद क्या होता है? वहां पे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। स्पोरोजोइड्स मेनली कैसे करेंगे? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। फिर क्या करेंगे? वो लीवर को रप्चर कर देंगे और सारे के सारे स्पोरोजोइड्स क्या होते हैं? वो उस हेल्दी पर्सन के ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। इतना आपको यहाँ तक पता लग गया? ये सारी प्रोसेस हो कहाँ रही है बच्चे? ये एक्चुअली ह्यूमन होस्ट में हो रही है। ठीक है, ह्यूमन होस्ट में हो रही है। यहाँ पे जो मॉस्किटो है बच्चे, उसको 2 होस्ट की जरूरत होती है। कौन कौन से? ह्यूमन होस्ट की और साथ में मॉस्किटो होस्ट की। ठीक है, यहाँ तक आपको पता लग गया। आगे जाके क्या होगा? फिर से वो रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली। ठीक है, आरबीसी में। और क्या होगा? वहां पर एक केमिकल, और उस केमिकल का नाम क्या है? हेमोजोन। हेमोजोन, ठीक है, वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्सुअल स्टेज उस हेल्दी पर्सन के आरबीसीज में फिर शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये सेक्सुअल स्टेज जब हेल्दी पर्सन की आरबीसीज में होगी, ये तब तक चलती रहती है बच्चे, जब तक कि कोई दूसरा फीमेल मॉस्किटो आके उस पर्सन को बाइट कर ले, क्योंकि ये तो पहले से इन्फेक्टेड था। ठीक है, अब कोई और जब मॉस्किटो आएगी, जब फिर से क्या करेगी? उस पर्सन को बाइट करेगी, तो उसके मुंह में भी क्या चले जाएंगे? फीमेल मॉस्किटो के मुंह में भी वो जर्म्स चले गए। ठीक है, तो फीमेल मॉस्किटो क्या करती है? उस गैमेटोसाइट्स को ब्लड से ले लेती है। ठीक है, वो गैमेटोसाइट दोनों मेल और फीमेल के करते हैं, वो ब्लड से ले लेती है उस पर्सन के, और फिर क्या होता है? वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, डेवलपमेंट होती है गट में। किसके गट में? मॉस्किटो के गट में। जब वहाँ पे हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? मैच्योरेशन होगी अगली स्टेज में स्पोरोजाइट्स की, और उस मॉस्किटो के गट से वो कहाँ पे आ जाएंगे? सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे, मुंह में आ जाएंगे। और फिर जब वो किसी दूसरे पर्सन को बाइट करेगी तो क्या होगा? वो डिजीज फिर किसी हेल्दी दूसरे पर्सन में चली जाएगी। तो क्या होती है? ये कंप्लीट प्रोसेस मलेरिया की होती रहती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मलेरिया। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी में हम करते क्या है? एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ही हमारी बॉडी को किसी पैथोजन ने क्या किया? अटैक किया, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी उस पैथोजन के अगेंस्ट क्या करती है? लड़ने लग पड़ती है। ठीक है, कैसे लड़ती है? वो एंटीबॉडीज बनती हैं। जैसे कि आपको पता है कोरोना टाइम में आजकल एटलीस्ट इम्यूनिटी का कंसेप्ट तो सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो वो जब बॉडी जो है हमारी उस पर्टिकुलर डिजीज से लड़ती है, तो उसी को एक्चुअली क्या बोलते हैं? वो कौन करवाता है? हमारा इम्यून सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, तो उसी को क्या बोला जाता है? इम्यूनिटी, राइट। सो इम्यूनिटी हमारी 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बच्चे इनेट इम्यूनिटी की मैं बात करूं बच्चे, इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है बच्चे जो बाय बर्थ ही हमारे पास होती है।
बाय बर्थ ही होती है, ठीक है। और वहीं पे बात करूं मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बच्चे, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो हमें कहीं बाहर से लेनी पड़ती है, ठीक है, बाहर से लेनी पड़ती है। तो ये कुछ एक बेसिक डिफरेंस है इनेट इम्यूनिटी का और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। अब इनेट इम्यूनिटी को मैं अगर आपको फर्दर बताऊं तो इनेट इम्यूनिटी मैंने बताया कि जो बाय बर्थ होती है, तो कुछ फिजिकल बैरियर्स कुछ हमें बाय बर्थ मिले हैं, ठीक है, फिजिकल बैरियर्स मिले हैं कुछ हमें बाय बर्थ, फिजिकल बैरियर्स। तो फिजिकल बैरियर्स में क्या आएगा, बैरियर्स यहाँ से आई चला जाएगा, ठीक है। इसमें मेनली जो हमारी स्किन है, जो म्यूकस है, ये बाहर से तो नहीं लिया ना, ये बाय बर्थ हमारे बॉडी में मतलब हमें प्रोवाइडेड है। तो एक्चुअली ये हमारे किस में आता है, इनेट इम्यूनिटी में आता है। अब कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, ये स्किन है, म्यूकस है, ठीक है, तो वो फिजिकल बैरियर्स में आएंगे, ठीक है। सो कुछ अदर बैरियर्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में मेनली क्या आता है, जैसे कि आपको पता है हमारे जो स्टमक में एसिड बनता है, नेचुरल बनता है, ये बाहर से तो नहीं आ रहा। अब वो भी क्या करता है, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी आइज़ में सिक्रीशंस होती हैं, तो ये भी एक तरह से क्या है, ये भी बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है, बाय बर्थ हमारे पास है, ठीक है। फिजिकल बैरियर आ गया, साइकोलॉजिकल बैरियर आ गया, कुछ सेलुलर बैरियर्स भी होते हैं, कुछ सेलुलर बैरियर्स भी होते हैं। इसमें मेनली आपके न्यूट्रोफिल्स जो हमारे ब्लड में मेनली प्रेजेंट होते हैं वो सब आते हैं, और उनका फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, फैगोसाइटोसिस करते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे, कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर जाएगा तो फैगोसाइटोसिस में तो उसको इनगल्फ कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। तो वो भी क्या है, हमारे पास बाय बर्थ ही प्रेजेंट है ना। सो ये कुछ एक इनेट इम्यूनिटी के बारे में बताया आपको कि जो हमें बाहर से नहीं लेने की जरूरत नहीं होती है, वो हमें बाय बर्थ ही मिली होती हैं। वहीं मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करूँ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इनकी अपनी एक मेमोरी होती है, ठीक है, ये हमें बाहर से लेनी पड़ती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेनली हमारे पास दो पार्ट होते हैं, ओके। एक होती है सेल मीडिएटेड, एक होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो इसमें मेनली क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हमारे बी सेल्स होते हैं। अब ये बी सेल्स क्या करते हैं, बी सेल्स आपको पता है कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो इसमें क्या आएगा, जो हमारे बी सेल्स होते हैं बच्चे, जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोडक्शन कहाँ होती है हमारे बी सेल्स की जो प्रोडक्शन है प्लस मैच्योरेशन है, वो होगी बोन मैरो में। कहाँ पे होगी प्रोडक्शन और मैच्योरेशन भी, बोन मैरो में। वहीं मैं टी सेल्स की बात करूं, सेल मीडिएटेड में टी सेल्स की बात करूं, तो आपको पता है टी सेल में एक मेनली हमारे पास आता है टी हेल्पर सेल। क्या आता है, टी हेल्पर सेल। अब ये टी हेल्पर सेल क्या करता है, हेल्पर मतलब ये हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है, बी सेल्स की, कि क्या कर सके, वो एंटीबॉडी को बना सके। तो इसमें मेनली क्या होता है, इसकी जो मैच्योरेशन बच्चे बोन मैरो में नहीं होती है टी सेल की मैच्योरेशन जो होती है वो थाइमस में होती है, जबकि ये मेनली इसकी प्रोडक्शन जो रहेगी बोन मैरो में रहेगी, पर मैच्योरेशन वहां पे नहीं रहती है। मैच्योरेशन मेनली इसकी थाइमस में रहती है। इसलिए जो टी जो आप देख रहे हो ना, वो उसको कहाँ से मिला है, क्योंकि ये थाइमस में मैच्योरेशन होती है, तो इसलिए टी हेल्पर सेल बोलते हैं, और इसकी बोन मैरो में होती है तो बी सेल्स इसको बोला जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इम्यूनिटी में बच्चे क्या होता है, कुछ एक 1 मार्क्स की डेफिनेशन आपको आएंगी। जैसे पहले तो मैंने आपको इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बता दिया, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, बच्चे आगे हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। ये भी मेनली आपको डेफिनेशंस में ही आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या करती है, एक्टिव इम्यूनिटी बेटा वो इम्यूनिटी होती है जिसमें बॉडी जो है वो खुद क्या करती है, पैथोजन को एनकाउंटर भी करती है, और उसके अगेंस्ट क्या करेगी, खुद ही क्या करेगी, वो एंटीबॉडीज बनाएगी। तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब ये एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है बच्चे, बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल, ठीक है। वही मैं पैसिव इम्यूनिटी की बात करूंगी। मैंने एक्टिव आपको बताया था कि जो एंटीजन को भी खुद एनकाउंटर करती है और एंटीबॉडी भी खुद बनाती है, लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो एक्चुअली बॉडी खुद नहीं बनाती है, हम लेते हैं, ठीक है। वो आ जाएगी हमारी पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये भी दो तरह की रहेगी, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी और दूसरी
सॉरी नेचुरल, इट्स नेचुरल नॉट एक्टिव, नेचुरल, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, और दूसरी रहेगी आर्टिफिशियल। कौन सी रहेगी? आर्टिफिशियल। अब ये दोनों के बारे में मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का लेंगे। माना टाइफाइड हो रहा है हमें, अब बॉडी खुद तो नहीं बोल रही ना कि मुझे टाइफाइड हो जाए, तो बॉडी ने खुद टाइफाइड, ठीक है, पता लगे कि टाइफाइड है, तो अब क्या करेगी? बॉडी को टाइफाइड हो गया है, हम थोड़ी चाह रहे थे, तो क्या होगा? उसके अगेंस्ट क्या करेगी? वो एंटीबॉडी खुद बना रही है, ठीक है, खुद बना रही है। तो मेनली ये जो एग्जाम्पल आएगा ये आपका नेचुरल में आएगा, ठीक है। अब आर्टिफिशियल की बात करूं बच्चे, आर्टिफिशियल में बड़ा ही अच्छा एक एग्जाम्पल है वैक्सीन का, वैक्सीन का। अब आप कोविड की भी वैक्सीन ले रहे हो, तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, हम बाहर से वीक पैथोजेंस ले रहे होते हैं। वैक्सीन में कोई हमें एंटीबॉडी डाल के नहीं देता है, एक्चुअली वो वीक पैथोजेंस को देता है हमारी बॉडी में, जिसके बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी उस जो वीक पैथोजन है वो बीमारी तो कॉज नहीं कर सकता, वो बीमारी थोड़ी ना कॉज करेगा, पर क्या करेगा कि वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बना लेगा, एंटीबॉडीज बना लेगा। मतलब हमने इसमें क्या किया? पैथोजन तो बाहर से लिया ना, एंटीबॉडी फिर हमारी बॉडी ने खुद बनाई, ठीक है। तो क्या होगा फर्दर, अगर सेम वही वाला बैक्टीरिया या वही पैथोजन हमारी बॉडी पर अटैक करेगा, तो हमारी बॉडी को पता है भाई मेरे अंदर क्या है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं। तो ये मेनली जो एग्जांपल है ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में आता है। वही मैं पैसिव की बात करूंगी, ये भी नेचुरल बताई मैंने आपको और आर्टिफिशियल बताई। तो नेचुरल में क्या होगा, आपको पता है हमारे पास IgA एंटीबॉडी होती है, ठीक है, ये मदर के मिल्क में होती है ना, मदर के मिल्क में होती है, जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है उसमें होती है। तो ये क्या करती है? बच्चे को क्या करती है? बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये क्या, बच्चा खुद तो नहीं बोल रहा कि मुझे दो, ठीक है, वो दे रहा है, तो क्या हो रही है? दी तो जा रही है पर नेचुरल तरीके से दी जा रही है, ठीक है। वहीं मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की बात करूँ, एग्जाम्पल आपको क्या हुआ, किसी सांप ने काट लिया, ठीक है, सांप ने काट लिया, तो आप ही भागते हो जाओगे डॉक्टर के पास, ठीक है, डॉक्टर के पास चले गए, तो उसको क्या बोलोगे कि उसके अगेंस्ट कोई एंटी, उसको मारने के लिए हमें कोई करेगा, कोई मतलब ऐसी एंटीबॉडी देगा जिससे जो स्नेक का विनोम है वो क्या हो सके, उसका असर हमारी बॉडी से जा सके। तो ये क्या किया आपने? आर्टिफिशियली ली, राइट। तो ये आ जाएंगे आपके पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर। और बच्चे कुछ ऐसे हमारे पास इम्यूनिटी होती है ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें हो जाते हैं, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो, ये भी 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है बच्चे, जो आपकी बॉडी है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंस नहीं कर पाती है, सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफरेंस नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या करती है, वो अपनी ही बॉडी को हार्म करती है। एग्जाम्पल इसका बताऊं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो हो जाता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्यूनिटी। थैंक यू।